नमस्कार, आदाब, आपका बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी यानी कि JKDFP के नेता शबीर अहमद शाह के हेल्थ को लेकर दिल्ली जेल विभाग की ओर से जवाब सामने आया है। शाह के स्वास्थ्य के बारे में उड़ी अफवाहों का प्रशासन ने पूरी तरह से खंडन किया है और यही है आज की चर्चा का अहम मुद्दा। तो कुछ अलगाववादी और कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्रतिक्रिया सामने आने के बाद दिल्ली जेल प्रशासन की तरफ से आधिकारिक बयान सामने आ चुका है। दिल्ली जेल प्रशासन का यह कहना है कि बाकायदा शबीर शाह को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, उनके टेस्ट कराए गए और जो टेस्ट कराए गए थे उनकी रिपोर्ट सामान्य आई है। और ऐसे में जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी, जो अफवाहें सोशल मीडिया पर उड़ाई जा रही थी, जिसके आधार पर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के बयान भी सामने आए, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP की तरफ से तमाम बयानबाजियां इसको लेकर की गई और इसी आधार पर यह कहा जा रहा है कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। हालांकि हवाला दिया गया ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स का, यानी कि मानवीय जो एक दृष्टिकोण है उसे नजर में रखते हुए शबीर शाह को प्रॉपर इलाज मिलना चाहिए, उन्हें हेल्थ फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। उन्होंने यूरिन में ब्लड आने की शिकायत की थी, उनकी बेटी ने एक वीडियो बनाया था जिसका संज्ञान लिया गया और उसके बाद उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में बाकायदा उनके टेस्ट हुए और रिपोर्ट एकदम सामान्य आई है। इस बात की पुष्टि दिल्ली जेल प्रशासन द्वारा की गई है। तो अब झूठे दावों को एक बार फिर से खारिज किया है। दिल्ली की तिहाड़ जेल प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीरी अलगाववादी नेता शबीर अहमद शाह की तबीयत स्थिर है और उनके स्वास्थ्य को लेकर सोशल मीडिया पर जो अफवाहें फैलाई जा रही थी वो बिल्कुल निराधार हैं। लेकिन अब सवाल ये कि क्या शबीर शाह की हेल्थ को, उनकी सेहत पर बंदूक रख के, उनके कंधे पर बंदूक रख के अलगाववादी भावनाओं को एक बार फिर से भड़काने की कोशिश जम्मू कश्मीर में की जा रही थी? और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी, आपका बहुत स्वागत करती हूँ, PJP के स्पोक्स पर्सन हैं, जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ सोहेल काजमी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत सोहेल साहब आपका भी। अभिजीत जी, पहला सवाल आपसे ही है। अब तो जो अफवाहें फैलाई जा रही थी सोशल मीडिया पर, कहा तो ये भी जा रहा था कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, अलगाववादी भावनाओं को एक बार फिर से उत्तेजित करने की और बढ़ाने की, इंस्टिगेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब दिल्ली जेल प्रशासन की तरफ से, तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से आधिकारिक बयान सामने आ चुका है, क्या कहेंगे आप? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सोहेल काजमी साहब को भी मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर आप देखिए थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड, थोड़ा सा पीछे अगर आप जाएंगे तो भले वो शबीर शाह हो, भले वो बीटा कराटे हो, भले वो यासीन मलिक हो, तो पिछली पॉलिटिकल पार्टीज है। और मैं बड़ी बार आपके चैनल पे मैंने डिबेट में कहा हुआ है कि 25-25 साल तक, 20-20 साल तक इनको अपनी कुर्सियों पे पीछे इन्होंने छुपा कर रखा। और इसी आर्टिकल 370 की आड़ में उस समय भी जब इन पे केस चला करते थे तो जो जज थे वो बेचारे अपने आप को बड़ा असहाय महसूस समझते थे कि केस ही उस तरह से इनका नहीं रखा जाता है हमारे आगे कि इनको बचाया जाता है। तो ये हमेशा वहां पर रही सारी की सारी बातें। लेकिन जब खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद जो चीजें जब यहाँ पर बाकी हिंदुस्तान की तरह बिल्कुल वैसी ही होगी और कानून ने अपना प्रॉपर काम किया, उसके बाद ये सभी के सभी लोग आज आपको कहाँ नजर आएंगे? सभी के सभी जेल में नजर आएंगे। इन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया, वो आपको अच्छी तरह से पता है। और अगर हम उस डिटेल में जाएंगे तो शायद मुझे लगता है कि आपको भी पता चल जाएगा कि इन्होंने क्या कुछ, और आप जानते भी उसके बारे में, काजमी साहब भी जानते हैं। अब बड़ी बात क्या है कि जब अलगाववाद की सोच को वहां पर उसको पनपने दिया गया और किया क्या गया, वहां पर इन लोगों को किसी ने नेल्सन मंडेला की उपाधि भी दे दी, किसी ने गांधी जी की उपाधि भी दे दी ऐसे लोगों को। तो आप समझ सकते हो, देखिए हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को आप कौन कौन सी उपाधियां दी हैं, और जिन्होंने ये उपाधियां दी हैं आज उन्हीं को लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है। अब ये हिंदुस्तान है जी, तालिबान तो है नहीं है, जहां पर जो भी किसी भी के साथ जिस तरह से जेल में जो भी होगा उसके साथ जो ट्रीटमेंट होगा सबके साथ बराबर में होगा। और ये हमारा ही देश है, अगर कोई बीमार होता है तो उतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप एक कैदी को भी लेकर जाते हो। तो ये बहुत बड़े हमारे ही देश का इतना बड़ा दिल है कि जहां पर सबको इंसानियत के पैरामीटर्स के ऊपर सब कुछ किया जाता है। लेकिन आप समझ सकते हो कि आज तक कितना दुर्भाग्य रहा 20-25 साल तक, ये सभी के सभी लोग जो हैं
ये कहां पर आपको नजर आते थे और आज कहां पर नजर आते हैं, ये बदलाव है जम्मू कश्मीर का। बिल्कुल। सोहेल काज़मी साहब, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी, इस तरह की अफवाहें कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर उन्हें इलाज मिलना चाहिए, और वो ये सब ऐसे समय में जब जम्मू कश्मीर में अलगावाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। बहुत सारे ऐसे हुर्रियत ग्रुप्स हैं जिन्होंने हाल ही में अलगावाद की राजनीति से पल्ला झाड़ लिया है। अमित शाह भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं अपने वक्तव्य में कई बार। मैम, आपको भी और डॉक्टर साहब को भी गुड इवनिंग। पहले तो दूसरा ये है कि बिल्कुल देखिए, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है हिंदुस्तान में बड़ा रिजिड नहीं है, बड़ा फ्लेक्सिबल है, और खासकर डेटेन्यूज को लेके, जो भी प्रिजनर्स हैं उनको लेके, और जो जेल अथॉरिटीज हैं हिंदुस्तान में वो भी बहुत ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे चलती हैं, और कोई भी ऐसी चीज खुदा न खास्ता हो किसी भी प्रिजनर के लिए तो उसका रख रखाव जो है जेल अथॉरिटीज अच्छी तरह करती हैं। संभाविक तौर पे जो पाकिस्तान में उथल पुथल है और जो पाकिस्तान का जो स्टांस रहा, आपने देखा होगा पिछले दिनों उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अमेरिका की गोदी में कैसे बैठे रहे, और वो नरेशन जो है अभी भी कश्मीर का राग जो है वो रागते रहते हैं, अभी भी रागते हैं, आगे भी रागते रहेंगे, कोई और काम तो है नहीं उनको। तो इस तरह के लोग, इस तरह की अफवाहें, अब मैं देखता हूं कभी ट्रोल करता हूं तो पाकिस्तान के मीडिया में मैं देखता हूं कि यासीन मलिक की छोटी सी बच्ची है, अभी वो बच्ची सिर्फ मुझे लगता है 3rd-4th क्लास में है, वो किस तरह से इनके सेंटिमेंट्स जो है अलगाववादियों के, वो किस तरह से बच्ची को प्रिपेयर किया जाता है और उनकी वाइफ को प्रिपेयर किया जाता है सेंटिमेंट्स को उभारने के लिए कि ये राग जो है ये दोबारा रागना शुरू हो जाए कश्मीर के जो आने वाली नस्ल है, या वो लोग जो अभी सहमे हुए हैं या जो मरने के कंगार पे हैं। तो ये कोशिशें हमेशा चलती रहेंगी, और जम्मू कश्मीर में भी मैं नहीं कहता हूं कि बिल्कुल खत्म हो गया, कोई 1, 2, 3 अभी भी होंगे जो वो नैरेटिव को चलाने में कहीं ना कहीं सक्रिय रहने की कोशिश करते हैं। और शबीर शाह को आप देख लीजिए कि जिस तरह से वो कितने सालों से जेल में है, और इससे पहले भी वो लगभग जब वो बाहर निकले, मुझे याद है 90s के ईरा में, जब 90 में वो बाहर निकले तो जमीर का कैदी, डॉक्टर साहब ने कहा कि नील्सन मंडेला जमीर का कैदी का उनको खिताब मिला, और जमीर का कैदी वही है जो नील्सन मंडेला जिस तरह से बाहर निकला था। और जमीर के कैदी ने पूरे जम्मू कश्मीर के हर खित्ते में इलेक्शंस का बिगुल में पार्टिसिपेट करने के लिए पूरी कोशिशें की, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वो बैकफुट पे चले गए उस वक्त पाकिस्तान की डिक्टेशंस पे, और इनका जो काम करने का तरीका था वो बड़ा डिफरेंट था बाकी हुर्रियत लीडरों से, लेकिन कंपोनेंट कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे। आज इनके कोई टेकर्स नहीं है, आज कोई इनको सुनने वाला नहीं है, लेकिन ये है कि फिर भी मरकज की सरकार, यहाँ की सरकार, यहाँ का चीफ मिनिस्टर या यहाँ के जो सीनियर लीडर है फारूक साहब ने भी कहा है कि ऐसे डेटेन्यूज को, ऐसे प्रिजनर्स को हेल्थ ग्राउंड्स पे बिल्कुल वो सहूलियत मिलनी चाहिए ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। बिल्कुल सोहेल सर, और हेल्थ ग्राउंड्स पे मिली भी, बाकायदा तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से ये बयान है, और आपने सही कहा कि बहुत सारे ऐसे हुर्रियत के नेता हैं जिन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, उसमें बशीर अहमद अंद्राबी हैं, फिर चाहे गुलाम वार है, मोहम्मद शबीर रेशी हैं, ये तमाम लोग जिन्होंने हाल ही में अपने आप को हुर्रियत से, अलगावाद से बिल्कुल अलग कर लिया और बाकायदा बयान भी जारी किए। लेकिन इस बीच मुनीब कुरैशी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के। मुनीब कुरैशी साहब, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। क्या कहेंगे शब्बीर शाह को लेकर, जो अफवाहें फैलाई जा रही थी उन्हें पूरी तरह से तिहाड़ जेल प्रशासन ने खारिज किया है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी बयान आया था कि हेल्थ ग्राउंड पर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उन्हें इलाज मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। देखिए, बेशक सजाद गनी लोन साहब ने भी परसों एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे एक अपील, एक रिक्वेस्ट करते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट की कि इनकी एज देखते हुए और जो उनकी फैमिली से स्ट्रांगली क्लेम किया जा रहा है, जो सीवियरिटी है उनकी इलनेस को लेके, तो ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स उनको होम कस्टडी प्रोवाइड की जाए। तो ये तो हमारी डिमांड थी। देखिए, 2-3 चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ। काज़मी साहब ने बहुत अच्छी तरीके से अभी बोला, बहुत अच्छे से उन्होंने अभी प्रेजेंट किया कि ऐसे पहले केसेस रह चुके हैं। ये महात्मा गांधी का मुल्क है, हमारा लॉ जो है इट इज़ फुल ऑफ कंपैशन एंड एम्पैथी। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी ऑन दोज बेसिस, लेट द पीपल एट द हेल्म सिट डाउन और इसको रिकंसिडर किया जाए। इवन इफ दे हैव, अगर कुछ खदशात हैं, कुछ कंसर्न्स है विज़ लॉ एंड ऑर्डर, तो आई एम श्योर सम काइंड ऑफ अग्रीमेंट ऐसा बनाया जा सकता है, एक अंडरस्टैंडिंग अराइव
रीच की जा सकती है, जहां उनसे कुछ बॉन्ड ले लिया जाए और उनको होम कस्टडी में ट्रांसफर किया जाए, ताकि उनकी फैमिली के जो कंसर्न्स हैं, लेट एन इंडिपेंडेंट बॉडी कम आउट एंड इन्वेस्टिगेट एंड सी हाउ सीवियर हिज हेल्थ कंडीशन इज। तो उन कंपैशनेट ग्राउंड्स आई थिंक द सिस्टम शुड फैसिलिटेट इट। इसमें कोई इशू आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इस बीच रफीक राथर साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रफीक राथर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सीनियर लीडर हैं पीडीपी के। और रफीक राथर साहब, क्योंकि सबसे पहले जब शबीर शाह की बेटी का वो वीडियो सामने आया था, महबूबा मुफ्ती जी ही थी जिन्होंने सबसे पहले रिएक्ट किया था, प्रतिक्रिया दी थी कि उन्हें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इलाज मिलना चाहिए। और अब उनके सफदरजंग अस्पताल में टेस्ट हुए हैं जो पूरी तरह नॉर्मल आए हैं। दिल्ली जेल प्रशासन की तरफ से बाकायदा ये बयान सामने आ चुका है, क्या कहेंगे सर? देखिए जी, शबीर शाह साहब को मेरे ख्याल में 5-6 साल हो गए अब कंटिन्यूसली, वो वैसे भी वो 30-35 साल जेल में रहे, कोई नई बात नहीं है उनके लिए जेल, लेकिन पिछले 5-6 साल से वो कंटिन्यूसली जेल में। और कोई भी जो जितने भी आपने उनके खिलाफ एफआईआर हैं, जितने मुकदमात उनके खिलाफ हैं, आज तक कोई भी केस उन पर चला नहीं है। तो एक तो ये सरासर ज्यादती है। अगर आपने किसी को पकड़ा है, किसी जुर्म में पकड़ा है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और उसके बाद केस चलना चाहिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, आपने जेल में उनको रख दिया। नंबर 1 ये। दूसरा ये कि उनकी हेल्थ के हवाले से उनकी बेटी ने अपने सीरियस कंसर्न्स उनने एक्सप्रेस किए। तो लाजमी बात है, अगर आप कोई जेल में है, अगर कोई कैदी है, सियासी कैदी है या कोई भी कैदी हो, उसके अपने हुकूक है ना। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी ये जेल में है कोई, तो वो बेड की तरह अंदर रहेंगे और कोई आप उनको हेल्थ के हवाले से आप उनको कोई सहूलियात नहीं देंगे, खाने पीने के हवाले से या रोजमर्रा जिंदगी के जितने भी मसाइल और मामला हैं उनको देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जेल हुकाम जो है, जेल एडमिनिस्ट्रेशन, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर आप किसी को दवाई तक भी देंगे और दवाई के लिए भी भीख मांगनी पड़ी, तो मेरे ख्याल में ये जाती है, ये इंसानी हुकूक की जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अगर कोई बीमार है उसको अस्पताल में लीजिए, उसको मेडिसिन दिलवा दीजिए। अगर आपने किसी को पकड़ा है, किसी के खिलाफ एफआईआर है, कोई मुकदमा है, तो केस चलाइए। केस भी नहीं आप चलाते, जमानत भी नहीं देते, इलाज भी नहीं करते, दवाई भी नहीं देते, तो ये कहाँ का इंसाफ है? मेरे ख्याल में ये जाती है। ठीक है, जसरोटिया साहब क्या कहेंगे आप? एक तरह से टॉर्चर ये शबीर शाह के साथ हो रहा है, ये रफीक राथर साहब का भी कहना है और यही कहना है मुनीब साहब का भी। वो ये कह रहे हैं कि होम कस्टडी क्यों नहीं दे देते, उनसे एक बॉन्ड ले लिया जाए, होम कस्टडी दे दी जाए। देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि ये सब चीजें जुडिशरी ने तय करनी, ना तो राथर साहब ने तय करनी है, ना किसी और ने तय करनी है इसके अंदर। और मुझे लगता है आज भी मेरे देश के कानून के ऊपर इन्हें भरोसा हो ना हो, मेरे देश के एक आम इंसान को आज भी इस देश के ऊपर कानून के ऊपर भरोसा। तभी दो इंसान आज भी जब आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं I'll see you in court। और बड़ी बात यह कि भारत देश का जहां तक बात आती है, आप सोचिए, मैं तो कहता हूं इनको कम से कम भी दिन में 4 बार तो सजदा करना चाहिए इस देश की धरती को कि ये हिंदुस्तान की जेल के अंदर है। अगर कहीं जिस पाकिस्तान के प्रोपोगंडे के ऊपर ये सेपरेटिस्ट लीडर यहाँ चलते थे और जिनके कहने पर यहाँ पर ये अपना षड्यंत्र चलाया करते थे, अगर कहीं उनकी जेल में होते तो वहां पे प्रधानमंत्री का भी क्या हाल है, जो उनके एक्स प्रधानमंत्री है, तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए सब चीजों को। ये सोचिए कि आपकी बड़ी अच्छी किस्मत है कि आप हिंदुस्तान की जेल के अंदर है। और यही बात आती है कि मैं फिर कहता हूं कि सब चीजों को देखा गया और चेकअप भी करवाया गया, जाकर सब कुछ किया गया। जब सब कुछ नॉर्मल है तो जो चीजें उनके ऊपर है ही नहीं है, जो चीज तय हुई है वहां पर जैसा बाकियों के साथ होगा वैसा इनके साथ होगा। इनको कोई स्पेशल से इसके लिए आप किसी चीज से इनको इम्यूनिटी मिल जाएंगे, तो ऐसा तो इस देश के अंदर नहीं होता है। वो कहीं प्रधानमंत्री से लेकर संतरी तक जो भी है, देश का कानून सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। रफीक राथर साहब, आपने सुना होगा अभिजीत जसरोटिया जी को। जम्मू कश्मीर के लिहाज से आप तो मुझसे बेहतर इस बात को जान पाएंगे। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अलगाववाद के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अगर हम जम्मू कश्मीर के पर्सपेक्टिव में बात करें तो फिर इतना डिफेंसिव क्यों शबीर शाह को लेकर? सारी राजनीतिक पार्टियां जम्मू कश्मीर की खास देखिए, मैं पहले जो बीजेपी के हमारे दोस्त हैं, बड़े लर्नड फ्रेंड हैं ये, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि अगर आप यहाँ पर जेल में है, कोई दवाई मांग रहा है, तो आप उसको कह रहे हैं कि शुक्र करो हमारी जेल में, पाकिस्तान की जेल में नहीं।
अगर हम सरकार से पानी मांगे तो आप हमें ये कहिए शुक्र करो आप हिंदुस्तान में हैं, अगर पाकिस्तान से हो तो आपको पानी भी नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल में इस तरह का तरीकेकार ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोग इसी तरह हिंदुस्तानी है जिस तरह आप हिंदुस्तान की किसी रियासत में बसने वाला कोई है। तो इस तरह को अगर आप इस तरह की मामला को फिर पाकिस्तान से मिलाएंगे और बाकी चीजें, तो ये शहनशाह नहीं है। नंबर एक, जहां तक शबीर शाह का ताल्लुक है, हमने आपसे ये कहा, हमने कोई स्पेशल कंसेशन की बात नहीं की। हमने कहा कि बेसिक राइट है कि कोई जेल में अगर है उसको दवाइयां देना, उसके मसाइल देखना, उसके खाने पीने का मामला देखना, और ये हमारा आइन कहता है। ये कोई मैं इसके लिए कोई ना कोई स्पेशल प्रोविजन की डिमांड कर रहा हूं, ना ही कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की डिमांड कर रहा हूं। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि अगर कोई जेल में है जो किसी भी आइडियोलॉजी का हो, कोई भी जुर्म उसने किया है, तो लेकिन उसको बेसिक ह्यूमन फैसिलिटीज वहां पर मिलनी चाहिए। लेकिन दी गई मेरा ना कहना है रफीक राथर साहब, दी गई। उनका सफदरजंग अच्छी बहुत बात बड़ा है, अस्पताल है अच्छी दिल्ली बात में, है। आप जानते हैं। देखिए अगर अच्छी, देखिए मैं उनकी बेटी ने जो अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया उसके हवाले से मैं बात करता हूँ। अगर आप कह रहे हैं और अपने बीजेपी के हमारे दोस्त कह रहे हैं कि नहीं जी उनको सब कुछ मिला, तो अच्छी बात है। मैं उस पर उंगली नहीं उठाता, नहीं मुझे उस पर कोई एतराज है। मैं सिर्फ उस वीडियो के हवाले से कहना चाहूंगा कि अगर ऐसा है जो उनकी बच्ची कहती है कि नहीं जो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो मैं प्रॉपर ट्रीटमेंट की बात करता हूँ। मैं आपकी डिनाई नहीं करता कि अगर आप कह रहे हैं कि उनको सब कुछ मिला तो अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए। ना सिर्फ उनको, जितने भी लोग जेलों में सबको मिलना चाहिए, कोई मैं स्पेशल ट्रीटमेंट की बात नहीं करता। ठीक है अभिजीत जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मुनीब कुरैशी जी, क्योंकि जिस तरह का एक नैरेटिव गढ़ा गया सोशल मीडिया पर और जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो बयान सामने आए, मुनीब जी, कहीं ना कहीं शबीर शाह को लेकर एक डिफेंसिव मोड में सब लोग आगे। क्या जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को नहीं मानती हैं कि अलगाववाद ने जम्मू कश्मीर को कितना डैमेज किया है? और वो एक अलगाववादी नेता थे, उन्होंने भी जम्मू कश्मीर को कई साल पीछे ले जाने में, डैमेज करने में एक अहम भूमिका निभाई है। जैस्मिन जी, आपके साथ रिस्पेक्टफुली थोड़ा मैं डिफर करूंगा। सबसे पहले नैरेटिव नहीं था, उनकी बेटी, उनकी डॉटर जो है, उनने एक हार्टफेल्ट अपील डाली, एंड इन अ वे अगर आप देखेंगे वो स्टेट के पॉलिसी मेकर्स को उन्हें अपील किया कि कुछ रिलीफ दिया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको भी एक पॉजिटिव सेंस में लिया जाना चाहिए कि एक अर्स्टवाइल कह लीजिए, या शबीर शाह साहब जो एक टाइम पे सेपरेटिस्ट थे, उनकी डॉटर आज अगर हार्टफेल्ट अपील सिस्टम को कर रही है, तो दिस शुड बी ऑल्सो वेलकम्ड एंड सीन एज अ स्टेप, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मेन स्ट्रीमिंग, नंबर वन। नंबर टू, अभिजीत जी की रिस्पेक्ट करता हूं, उनसे रिस्पेक्टफुली डिफर करूंगा कि ये जो रिपीटेडली आप ये पाकिस्तान जाइए, पाकिस्तान की जेल, वहां देखिए खाना पीना यहां मिलता है वहां नहीं मिलेगा, तो आई थिंक इसमें थोड़ा मेलो डाउन होने की जरूरत है। ये दिस इज अकिन टू रबिंग अ कश्मीरीज नोज इन द ग्राउंड एवरी डे। हम रोज ये सुन के कश्मीरी रिपीटेडली एंटेगनाइज होता है, जलील होता है, तो इससे जो मेन स्ट्रीमिंग, सेंटर की जो ओवरऑल मेन स्ट्रीमिंग का एफर्ट यहां कश्मीर में है, वो बहुत मार हो रहा है, वो डिफीट हो रहा है। थर्डली, जैस्मीन जी, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली एक पॉइंट रखना चाहूंगा। इसी हिंदुस्तान की इसी कानून प्रक्रिया जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो जुडिशरी है, आज से एक डेकेड या डेकेड पहले ले लीजिए, जब अमर सिंह दुलत साहब यहां RNAW के चीफ थे, या इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी उनने सर्व किया है, और अभी रिटायरमेंट के बाद उनने जो पहली किताब अपनी लिखी थी, कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स, वो किताब अगर आप पढ़ेंगे, उसमें मल्टीपल चैप्टर्स में आप देखेंगे कैसे उनने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि रिपीटेडली उनने बड़ी एक कीन तरीके से, बहुत इंटरेस्ट लगा के, एफर्ट लगा के इन्हीं शबीर शाह साहब को मेन स्ट्रीम करने की कोशिश की थी। सो मच सो कि इतना तक हिंट किया गया उस किताब में कि साहब आप आइए, आपको कुछ हद तक हम फैसिलिटेट करेंगे, वी विल गेट यू बैक इनटू द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो ये एक ट्रेजेडी है कि हाउ हैव वी गॉन फ्रॉम देयर टू टुडे, जहां आज हमें बोल रहा है आटे के लिए पाकिस्तान जाइए, शुक्र कीजिए कि जेल पाकिस्तानी जेल नहीं है। मुनीब जी, मैं आपकी बात समझ गई। हमारे साथ सोहेल जी, मुनीब जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गई। आपकी बात के दो पर्सपेक्टिव है। जी अभिजीत जी, प्लीज। यस, ओके, एक मिनट। देखिए, दो चीजें हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि सबसे पहले चीज समझ लीजिए कि आपके आगे रिक्वेस्ट की गई, आप मेन स्ट्रीम में आ जाइए, ये करिए, हमें किसी की रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये वही कश्मीर है जनाब, और मैं जरूर चाहूंगा आप दोनों जरा प्लीज मेरी बात को बुरा ना मनाइएगा, जरा गौर से सुनिएगा। 87 के पहले का कश्मीर आपको याद है?
सबसे बड़ी क्या घटना घटती थी, अगर लाल चौक पे चाकू निकलता तो हेडलाइंस बन जाया करती थी। और हर एक चीज को प्लीज कश्मीरियों के साथ ना जोड़ के देखिए, जो आम कश्मीरी आज भी है वो प्योर पैट्रियोटिक, प्योर हिंदुस्तानी है। चंद पॉलिटिकल पार्टीज और चंद सेपरेटिस्ट अगर अपना एजेंडा चलाती हैं तो उसके अंदर डोंट पेट ऑल कश्मीरी विद द सेम ब्रश। ये पहले तो इस चीज से प्लीज अब बात आ जाइए। मैं कहना चाहता हूँ अगेन विद रिस्पेक्ट, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू फॉर दिस। दूसरी बात ये आती है, ये वही सोच है, अलगाववादी सोच, जिसके कारण 87 के बाद यहाँ पर 1.5 लाख कब्रें बनी हैं। उन जिनके सगे संबंधी से इनके इस चलाए हुए पाकिस्तान के प्रोपोगंडे के अंदर यहाँ से दुनिया से चले गए, जरा उनसे पूछिए ये लोग कौन है, क्या नेल्सन मंडेला है या गांधी है या कौन है, उनसे जरा पूछिएगा बीटा कराटे कौन था, ये उनसे पूछिए जरा, जो 1.5 लाख लोग आज भी कब्रों के अंदर है। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह आती है कि ये देश का कानून, मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि कंपैरिजन किससे होगा, कंपैरिजन उसी के होगा जिसके बरगलाने पर या जिसके कहने पर इन्होंने यहाँ पर ये अलगाववादियों का, सेपरेटिस्ट का एजेंडा चलाया था या टेररिज्म का एजेंडा चलाया था। उस पाकिस्तान के कहने पर ही किया था ना सब कुछ, पाकिस्तान से ही फंडिंग आया करती थी, पाकिस्तान से सब कुछ आया करता था। आज अगर मैं पाकिस्तान की एग्जाम्पल नहीं दूंगा तो क्या अफगानिस्तान की एग्जाम्पल दूंगा या मैं इनको रशिया की एग्जाम्पल दूंगा? मैं तो वही की एग्जाम्पल दूंगा कि वहां की जेल में देखिए क्या हाल है, उनका एक चुना हुआ प्रतिनिधि, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर का क्या हाल करके रखा उन्होंने। मैं तो कंपैरिजन करूंगा ही अपने देश के साथ कि मेरे देश का संविधान, मेरे देश का कानून देखिए कि आपको सफदरजंग हॉस्पिटल में लेकर गए हैं जी, सरकार के खर्चे के ऊपर लेकर गए हैं। तो जब भी आप बात करते हैं उन 1.5 लाख कब्रों का हिसाब किताब जरूर रखिए करेंगे जनाब जब आप ऐसी बात करते हैं। और प्लीज कश्मीरियों को अपने साथ, अपनी पार्टी के साथ ना मिलाइए। सभी के सभी कश्मीरी पैट्रियोटिक है, उनके दिल में आज भी तिरंगा धड़कता है और आपके कहने से सब जी बातें नहीं आती। मुनीब साहब आप कुछ कह रहे हैं, उसके बाद फिर हम सोहेल काज़मी साहब के पास जाएंगे। जी जैस्मिन जी, अभिजीत जी का पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से सुना एंड वेरी वेल। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, ना ही हमने उनके सेसेशनिस्ट, सेपरेटिस्ट या सेडिशियस जो भी उनने स्टेटमेंट्स या एक्टिविटीज की हैं, आई एम नेवर गोइंग टू डिफेंड इट। वन, प्राइमरली बिकॉज मैं खुद एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन हूं। हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस इज अ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी जो विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन लड़ती है, इलेक्टोरल प्रोसेस का एक हिस्सा है, नंबर वन। नंबर टू, लेकिन मेरा अभिजीत जी के जो अभी रिस्पॉन्स था उसको लेके एक सवाल है, और एक बहुत बार बार पिछले 1 साल से हम ये सुनते आ रहे हैं, रादर ये सोचते आ रहे हैं कि क्यों, व्हाई देयर आर 2 यार्डस्टिक्स, व्हाई ऑन वन एंड अगर यूएपीए और सिमिलर काइंड ऑफ एंटी नेशनल लॉज में अगर शबीर शाह साहब जो इंक्रिमिनेटेड है, अंडर ट्रायल है अभी, तो सिमिलरली ऐसे और भी कुछ लीडर्स थे जो जेल में थे जिनके सिमिलर चार्जेस थे, लेकिन उनको क्यों फैसिलिटेट किया जाता है? वो आते हैं जेल से, अचानक बाहर आते हैं, चुनाव लड़के निकल जाते हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाता है, उनका एनआईए कोर्ट में केस लगता है, लेकिन पुलवामा से उनकी बेल होती है। वो आते हैं यहाँ इलेक्टोरल प्रोसेस में, लोगों की एक अच्छी भली सीट को तहस नहस करके निकल जाते हैं। तो सैडली दीज आर थिंग्स, अगर हो तो कानून की फिर एक यार्ड स्टिक हो, सिस्टम का एक यार्ड स्टिक हो। इससे आप बहुत कंफ्यूजिंग सिग्नल्स, मिक्स्ड सिग्नल्स भेजते हैं। ठीक है मुनीब जी, इसका जवाब सोहेल काज़मी साहब से लेते हैं। आपने एक बड़ा पॉइंट उठाया, बड़ा मुद्दा उठाया। आपका इशारा इंजीनियर रशीद की तरफ था, बारामुल्ला से सांसद हैं और बाकायदा उमर अब्दुल्ला को शिकस्त देकर वो चुनाव जीते हैं। सोहेल काज़मी साहब, मुनीब कुरैशी साहब ने जो सवाल उठाया है, कानून के दायरा, कानून तो सबके लिए फिर बराबर होना चाहिए, वो ये पूछ रहे हैं। इंजीनियर रशीद को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, वो बाहर आते हैं समय समय पर जेल से और चुनाव भी बाकायदा लड़ते हैं, फिर शबीर शाह के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? ये तो उनके वकील इस पे ज्यादा आपको एलेबोरेट कर सकते हैं कि कितने केसेस उन पे हैं और इंजीनियर रशीद पे कितने केसेस हैं, और उनकी जो प्लीडिंग है दोनों एडवोकेट्स की, उनसे बात करके आपको पता चलेगा, क्योंकि डिफरेंट केसेस में डिफरेंट तरह के पहलू होते हैं। तो मैं उस पर चर्चा नहीं कर सकता बिकॉज दे आर जुडिशियल मैटर्स। लेकिन अभी मेरे भाई मुनीब साहब ने कहा कि एक वक्त ऐसा आया कि दुल्लत साहब मेरे भी बहुत प्यारे दोस्त हैं और बहुत 100 बार से उनसे मेरी मुलाकात हुई और किताब मैंने भी पढ़ी है। आप देखिए कि इंडिया कितना फ्लेक्सिबल है कि एक वक्त ऐसा था, एक सोच ऐसी थी, एक तबाही पे कश्मीर जब चल रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया कि अलगाववादियों को कि आइए मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में ज्वाइन कीजिए, अगर सर्व करना है तो प्रॉपरली सर्व कीजिए अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को। और वो कवायद बनी भी, मुझे याद है, मैं देखा है जब ये जम्मू अम्फला जेल में थे, उसके बाद जब ये कोट बलवाल जेल में थे, मैं इनसे बहुत बार रिपोर्टिंग के माध्यम से मिला हूं, तो मैं जानता हूं कि आप देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एएस दुल्लत ने, यहाँ की जेएनके पुलिस ने, ये पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब का वक्त है, 1991-92 की बातें कर रहे हैं,
और ये कवायद चली, इन्होंने शुरुआत भी की, पूरी स्टेट को लद्दाख तक ये घूमे, इन्होंने एक कैडर बनाया पूरा, और उसके बाद वो जो नरेशन थी इनके ब्रेन में दोबारा, वो जो पाकिस्तान पाकिस्तान वो होता है। देखिए जो चीज 30 साल से आपके दिमाग में है उसको 5 सालों में आप चेंज नहीं कर सकते, वो धरी की धरी रह गई और सब चीजें उसी तरह शुरू हो गई अलगाववाद की, जिस तरह से अलगाववाद चल रहा था। तो हमारा मुल्क जो है बड़ा फ्लेक्सिबल है, बड़े दिल का मुजाहिरा करता है। आपने जंगों में भी देखा, ईरान की जंग में देखा कि ईरान के सदर ने किस तरह से भारत का शुक्रिया अदा किया। आपने कोविड में देखा कि पूरी दुनिया में किस तरह से जो मुल्क हमारे दुश्मन भी हैं उनको भी मदद की। और हमारा जुडिशियल सिस्टम भी कोई इतना रिजिड नहीं है कि आपने बिल्कुल किसी को, अगर ऐसा होता तो फिर तो ऐसे जुर्म में आप पहले साल किसी को फांसी लगा देते, पहले महीने फांसी लगा देते। तो आपका जुडिशियल ट्रायल चल रहा है, आपके वकला हजरात वहां पेश होते हैं, क्या उनकी लवाजमात है, क्या कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है, वो तो पता चलेगी उनसे मिलके। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि ये सब जुडिशियल है मामला, तो शायद मुझे नहीं लगता कि हमें इस एंगल को घुसाना चाहिए हमारी डिबेट में। लेकिन रफीक राठौर साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें अलगाववाद भी एक ऐसा अहम मुद्दा है कि इस मुद्दे पर क्यों हमेशा जब हम चर्चा करते हैं, हम डिबेट्स करते हैं या कुछ कॉन्वर्सेशन इसमें करते हैं, तो क्यों सारी पॉलिटिकल पार्टीज, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो एक तरफ नजर आती हैं और बीजेपी अलग नजर आती है, और इसी बेसिस पर कश्मीरियों को अलग आंका जाता है। वो कश्मीरी और हिंदुस्तानी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर मैंने देखा है मेरी डिबेट्स में भी, या मैं कहीं और बड़े प्लेटफॉर्म्स पर भी जब डिबेट्स देखती हूँ, तो मैं हमेशा ये चीज मेरे जहन में रहती है। आप सीनियर लीडर हैं, तजुर्बेदार हैं, आप शायद एक्सप्लेन कर पाएंगे। देखिए जी, ये कोई भी इस बात को से इनकार नहीं करेगा कि 30-35 साल में यहाँ पर एक सोच पनपी है, उसमें कोई दो राय है नहीं। और उस सोच के टेकर्स भी, अगर मैं अब ये कहूँ कि नहीं जी ये गलत है, कोई है नहीं, ये मेरे ख्याल में ये गलत होगा। लेकिन आप उसके बाद एक यहाँ पर एक माहौल बना है, अमन का माहौल बना है, जहाँ पर मेन स्ट्रीमिंग हो रही है और जहाँ पर बहुत सारे ऐसे सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं जो मेन स्ट्रीम में भी आगे और आने वाले वक्त में भी आएंगे। देखिए इस वक्त दो चीजों की बड़ी अहम जरूरत है। वो ये कि जो 35 साल में एक माइंडसेट बना है और कुछ लोग उस माइंडसेट के साथ जो जुड़े हैं, तो अगर हम उनको भी मेन स्ट्रीम में लाते हैं और उनकी मेन स्ट्रीम में करते हैं, तो मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के लिए भी बेहतर होगा और मुल्क के लिए भी बेहतर होगा। लेकिन जहां तक वो आप चूंकि आपने शुरुआत की थी कैदियों की ट्रीटमेंट से, तो मैं अपने दोस्त को, बीजेपी के दोस्त भी हैं और हमारे काजमी साहब भी हैं, उनको याद दिलाना चाहूंगा 270 या 75 लोग अजमल कसाब ने बॉम्बे में मार दिए और उसके बाद वो जेल में रहे। एक प्रोसेस के थ्रू उनको फांसी मिली, लेकिन उनको वहां पर बेसिक फैसिलिटीज मिली, सारी दुनिया ने उसको हेल किया। अगर आप हमें ये बता रहे हैं कि देखिए कि हमारे मुल्क का कानून ऐसा है, यहाँ का व्यवहार ऐसा, तो मुझे नहीं समझ आ रहा है, मुझे क्यों आप ये बता रहे हैं। सारी दुनिया ना भी, अगर आप ना भी बताएं तो मैं अपने मुल्क की वकालत दूसरे लोगों के सामने कर, इतनी क्षमता है मुझ में कि दूसरे लोगों के, दूसरे मुल्क के दोस्तों के सामने में अपने मुल्क के वकार के लिए, इज्जत के लिए बात करूंगा। ये इसमें दोहराई नहीं है कि यहाँ पर बाज़ाब्ता एक कानून का एक प्रोसेस है जिसके जरिए मामला तय होते हैं। लेकिन मेरा मानना इतना है, मैंने पहले भी अपनी रिमार्क्स में कहा कि 5 या 6 साल से अगर शिविर साहब बंद हैं या कोई और बंद है, लेकिन उन पर मुकदमात नहीं चल रहे हैं। अगर मुकदमात चले होते तो उनके केसेस का फैसला अगेंस्ट या फेवर में हुआ होता है, ये मेरा मानना है। और दूसरा ये कि चूंकि आपने उनके बेटी के वीडियो से शुरुआत की, तो उसी पर मैं फिर से आऊंगा। बेसिक रिक्वायरमेंट जो है, बेसिक फैसिलिटीज है, वो प्रोवाइड करना मुल्क का काम है, मुल्क के आईन का काम है, मुल्क की हुकूमत का काम है। तो मेरे ख्याल में इसको किसी भी सूरत में, किसी मुल्क से, किसी आइडियोलॉजी से, सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी हो या मेन स्ट्रीम आइडियोलॉजी से छोड़कर एक शख्स, एक इंसान का एक सवाल है, एक जान का सवाल है, तो उसको वो बेसिक फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। लेकिन फिर से मैं कहना चाहूंगा कि मेरी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल ये है कि अगर आप मेन स्ट्रीमिंग इनकी करोगे, जो जितने भी लोग इस माइंडसेट से, अभी भी अगर कोई आदमी ऐसा है जिसका माइंडसेट इस तरीके का है, उनके साथ बैठकर बात की जा सकती है, मेन स्ट्रीमिंग हो सकती है और यहाँ पर जो वातावरण अमन का है, भाईचारे का है, उसको फिर से बिल्कुल अभिजीत जी रेस्टोर हो जाएगा और वो ड्यूरेबल भी है। बिल्कुल अभिजीत जी, आप कुछ इस पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, रिएक्शन दे रहे थे जी। देखिए मैं खुद ही क्योंकि राठौर साहब मेरे अच्छे दोस्त भी हैं और मैं समझ सकता हूँ राठौर साहब के लिए कुछ तो डिफेंडेबल वाला काम बड़े अच्छे से करते हैं। लेकिन बात ही आती है कि राठौर साहब, अभी आपने कहा कि 15-20 साल हो गए या 25 साल उनको हो गए जेल के अंदर, तो समझ लीजिए भारत की जो जेल है वहां पर कितना अच्छा ट्रीटमेंट होगा कि 20-25 साल से अभी तक वो जेल में है, तो ठीक ही है अभी तक।
तो अगर ऐसा कुछ होता कि वहां पर उनकी जो चीजें उनको नहीं देखा गया तो शायद 10 साल कोई ना निकालता जेल के अंदर। मैं फिर से ये चीज कहना चाहता हूं कि हमारे को इस चीज को हमेशा आपस में, क्योंकि हम सभी के सभी लोग कश्मीर में काफी देर से, मुझे भी आप देख रहे हैं 20-22 साल से कश्मीर में आते जाते हो, हमें इस चीज को तो मानना पड़ेगा कि कहां से गलती हुई, कहां से शुरुआत हुई सब कुछ। वो 87 का दौर, वो रिगिंग का काम जो कुछ किया गया, उसके बाद ये वाली सोच आनी, कौन गया पार, कौन हथियार उठा के लाया, कौन कौन इन सब चीजों में मुलविस था, जिसके कारण नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो आम कश्मीरी का हुआ, जिनके घर उजड़ गए। तो भी मैं जब भी बात करता हूं तो हमें इन चीजों को कहना पड़ेगा, और आज तक की सरकारों ने ये काम नहीं किया, तभी तो 20-25 साल तक इन लोगों को अपनी कुर्सियों के पीछे छुपा कर रखा। यहाँ पर तो ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री रहे हुए जो अपने ही एज ए प्राइम मिनिस्टर अपने यहाँ पर सुबह का नाश्ता खिलाया करते थे इन लोगों को। अब वो चीजें बदल चुकी हैं, जो गलत है उसे गलत कहा जाएगा। वी विल कॉल ए स्पेड, और हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। जो मेरे देश के अंदर है और देश के साथ है वो हमारे साथ है, जो मेरे देश के खिलाफ इस नापाक मुल्क के साथ या पाकिस्तानियों के साथ जो भी खड़ा होगा उसके साथ ऐसा ही सलूक किया। बिल्कुल बिल्कुल रफीक सर, बिल्कुल टाइम हमें इजाजत नहीं दे रहा, बहुत शॉर्ट में आपका रिएक्शन इस पर। हाँ, एक सवाल देखिए, जो अभी हमारे दोस्त कह रहे थे लोगों ने सफर किया, लोग मर गए, हकीकत है, लेकिन ये जो लीडर हैं जो जेलों में, इन्होंने भी सफर किया, इनकी फैमिलीज भी सफर कर रही है, बहुत सफर करे। शायद ही जम्मू कश्मीर का कोई शख्स ऐसा होगा जिसने सफर न किया होगा। तो अल्लाह ताला करे कि ये सारी सफरिंग दूर हो जाएं, सारे लोगों के जहन ठीक हो जाएं और हम फिर से अमन अमान और भाईचारे से सोहेल काज़मी साहब, बहुत छोटा सा आपसे मैं जवाब चाहूंगी। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं और क्योंकि इन मुद्दों को अगर मिला दिया जाए 370 की एब्रोगेशन के साथ, स्टेटहुड का एक सेंटिमेंट, तो बहुत सारे मुद्दे जम्मू कश्मीर की आवाम में अभी भी बहुत ज्यादा नाइव हैं, एक ताजे जख्म की तरह हैं। तो जब हम इस तरह के मुद्दों पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बहुत संभल कर राजनीतिक बयानबाजी भी इस पर होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शंस भी इस पर बहुत सोच समझ कर संभल कर आने चाहिए? बिल्कुल, इन राजनेताओं से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, ये पहला और आखिरी खिता है पूरी दुनिया में जहां मिलिटेंसी की एज डिफाइन नहीं हो रही और एक जनरेशन हमने खो दी है, एक इररिपेयरेबल लॉस जम्मू कश्मीर में हुआ है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी आने वाली सदियों में। तो मैं समझता हूं जैसे मौसम बदला है, भारत बदला है, दुनिया बदली है, हमको भी बदलना है और इन पॉलिटिशियंस को भी बदलना है कि प्रॉस्पेरिटी की बात कीजिए, अमन अमान में कंट्रीब्यूटर बनिए। कभी कभी एक पेज पे आ जाइए अलगाववाद को लेके और गन कल्चर को लेके, उस पर कोई दूसरी बातचीत नहीं होगी, और जो गलत है उसको गलत बोलने में सारी पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो अपोजिशन में हो वो वन पेज पे बात करें और ठीक तरह से जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने में सब अपना अपना रोल प्ले करे, तभी हमारे आने वाली जनरेशन जो है वो खुशहाल जम्मू कश्मीर देखेंगे। बिल्कुल, कुछ ऐसे मोर्चे हैं जहां पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने जो डिफरेंसेस हैं उन्हें साइड पे रखकर आगे की ओर सोचना होगा, तभी उस जम्मू कश्मीर का जो अमन अमान का सपना हम देखते हैं वो शायद हम अचीव कर पाएंगे। और इसी के साथ मुनीब कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी, बहुत शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए। रफीक राथर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सोहेल काज़मी साहब, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू कि आप इस डिबेट का हिस्सा बने। तो शबीर शाह को लेकर ताज़ा अपडेट यही है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से एक बयान जारी किया जा चुका है। उनके सभी टेस्ट दिल्ली की सफदरजंग जेल में सफदरजंग अस्पताल में कराए गए और वहां पर उनके टेस्ट सही आए हैं। और उनको लेकर जो एक बात कही जा रही थी, जो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से बयानबाजियां जम्मू कश्मीर में हो रही थी, प्रशासन की तरफ से यह कहना है कि उन रूमर्स पर लगाम लग चुका है। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इस डिबेट में इतना ही, लेकिन JKLH पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।